हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार करेंगे। इससे पहले की वीडियो मैंने आपको फ्रेडरिक सारियो द्वारा बनाए गए चित्र के बारे में समझाया था कि उन्होंने किस प्रकार 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा कि 1789 में एक क्रांति हुई। उस समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। उसने करों को बढ़ा दिया था, तो जिससे लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो गया और उसे मजबूर होकर जो है जनता की बात को माननी पड़ी। और इस क्रांति में जो लोगों ने बदलाव किए, जो लोगों ने जो मांगे रखी थी, उनका मानना था कि एक राजनीतिक संविधान का निर्माण किया जाए जिसे जनता स्वयं करेगी और जो प्रभु सत्ता जो है वो राजतंत्र से निकलकर नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो जाए। इस क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे उसकी नियति तय करेंगे। यानी कि लोगों ने कहा कि हम अपना संविधान तैयार करेंगे जो कि राजा की शक्तियों पर अंकुश लगाएगा। इस प्रकार लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई। पितृभक्ति, नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और अब नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया और पहले वाले झंडे को हटा दिया गया। अब एस्टेट जनरल के जो चुनाव में सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब उनका नाम बदलकर नेशनल असेंबली, यानी कि एस्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई शक्ति ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब किस लिए हो रहा था? राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जैसा कि मैंने बताया था। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो है उन्होंने निर्माण किया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की लागू की गई जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए और आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। तो इस प्रकार हमने देखा कि उनमें क्रांति के बाद किस प्रकार के परिवर्तन लोग कर रहे थे। दूसरे के शब्दों में हम कहें तो फ्रांस यूरोप के अन्य राष्ट्रों को गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र, शिक्षित, मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्ध के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में ले जाने लगी। अब होता है नेपोलियन का उदय। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर निसंदेह वहां प्रजातंत्र को जो है नेपोलियन ने नष्ट कर दिया। उसने जो प्रशासनिक परिवर्तन किए, यानी कि जो प्रशासन में जो परिवर्तन किए, उन्हें कहा गया नेपोलियन संहिता या नागरिक संहिता। अब देखते हैं उसने क्या क्या परिवर्तन किए। उसने जो पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बनाने के लिए उसने क्या किया कि जो जन्म पर आधारित विशेष अधिकार उसने समाप्त कर दिए। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित बनाया। इस संहिता ने फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया और डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं में सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार तथा नाप और राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। मीन्स कि इससे पहले बच्चों क्या था कि अलग अलग क्षेत्रों में नापने की व्यवस्था और मुद्रा की व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेज, मिलान और वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। और कई जगह तो हुआ क्या बच्चों की बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे।
तो बच्चों इसमें हमने देखा कि किस प्रकार नेपोलियन संहिता को नेपोलियन ने लागू किया, क्या क्या परिवर्तन उसने किए। तो यहाँ हमने पढ़ा नेपोलियन का उदय और उसके द्वारा किए गए परिवर्तन। तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।